एंड ए नोड, ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट केस। इसके बाद और कोई नहीं है कि नोड एंड एंटी नोड का नहीं, वो वही केस है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, क्योंकि मैं दोबारा दोबारा नहीं बना रहा। और दिस and control C and then control V. That's pretty good. We're just going to put this over here and I'm going to remove all of this from over here. ये चला जाए, ये भी चल जाए, ये भी चल जाए। नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग द रिफ्लेक्शन का पॉइंट काफी दूर के वापस एंटी नोड आए, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस टू एन एंड ओवर हियर। मैं इधर से इधर इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको हॉलो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। एक्चुअली जब मैं ये करूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ऑब्वियसली स्पीकर पे तो हमेशा एंटी नोड ही होगा, मतलब जहां से वेव प्रोड्यूस हो रही है वहां पे हमेशा एंटी नोड ही होगा, ठीक है जी। लेकिन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे यू नो यू विल ऑलवेज हैव अ नोड, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग हमारी हार्मोनिक्स कैसी बनेंगी। और सबसे पहले अपनी फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट हार्मोनिक, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ आवर फर्स्ट हार्मोनिक, दैट इज गोइंग टू बी ड्रॉन। नाउ उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। Let me just make the wave over here, our staple wave. So something like this, the wave is something like this. Acha, antinode, node, antinode, node, antinode, node, antinode, node, antinode, ठीक है, I think that should be enough. ओके, ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एक एंटी नोड होने, तो मैं पहले की वेव हटा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी कंसीडरिंग उससे पहले वाला कुछ भी कहानी। एंटी नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और एंटी नोड से पहले नोड पे जाना है, ठीक है। एंटी नोड के बाद फॉरन जो नोड आ रहा है वहां पे जाना है। सो बेसिकली सिर्फ ये बनेगा, सिर्फ ये क्वार्टर वेव बनेगी अब, ओनली दिस क्वार्टर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द क्वार्टर वेव एंड दैट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक, एक सेकेंड, इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, if I can match the diagram, just quarter, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट करेगी तो वापस भी आएगी, ठीक है, इट्स गोइंग टू कम वापस से। सो इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस वाज ओनली वन ट्रांजिशन, यानी क्वार्टर लैम्डा। यानी इसमें आपकी जो लैम्डा अपॉन 4 है, योर लैम्डा अपॉन 4, एक ट्रांजिशन इज बेसिकली इक्वल्स टू द लेंथ एल, एंड therefore lambda works out to be a 4 times L, ठीक है जी। And then if I want to know the frequency for the first harmonic, velocity divided by the lambda, that was 4L. So this is your frequency of the first harmonic, your fundamental frequency. This is our fundamental frequency. अच्छा जी, नाउ अभी इसी केस को आगे लेकर चलते हैं एंड लेट्स डिस्कस आवर सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट एंड रिमूव ऑल ऑफ दिस कचरा, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, अब ये हो गया। ओके, नाउ द सेकेंड हार्मोनिक, हमने जो हमारी सेकेंड हार्मोनिक बनेगी, सेकेंड हार्मोनिक, हाउ इज दैट गोइंग टू फॉर्म। स्टार्टिंग पॉइंट से नेक्स्ट वाला एंटी नोड, स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरा नोड, ठीक है जी। एंटी नोड और नोड वाली केस है ये, ठीक है। सो एंटी नोड से नोड जा रहे हैं, सो स्टार्टिंग पॉइंट से एक नोड तो ये आ गया, दूसरा नोड आ रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली कितनी वेव बनेगी, इतनी वेव बनेगी। आई विल हैव टू ड्रॉ दिस मच ऑफ द वेव, ठीक है जी। तो ये बना लेते हैं, ये कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी कि यू शैल हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, यही था। एंटी नोड से नोड, फिर नोड से एंटी नोड, फिर एंटी नोड से नोड, एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, ठीक है जी। यही बनाया है मैंने। अब ये एंटी नोड आ रहा है, दिस पॉइंट इज अ नोड एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो एन एंटी नोड। ये भी एंटी नोड आ रहा है। अब इसमें ट्रांजिशंस गिन लेते हैं, एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, यानी बेसिकली दिस इज 3 टाइम्स लैम्डा अपॉन 4, that is equals to basically an L. So basically lambda क्या आ रहा है, lambda आ रहा है 4L over 3. Now if I want to work out the frequency for the second harmonic, that's velocity divided by 4L upon 3, and then we see the frequency of the second harmonic is basically 3V upon 4L. Right? Any problem still here? सब क्लियर हो रहा है? अब तो ये काफी वो हो गया होगा आसान, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है।
इन डायग्राम्स को लर्न करना पड़ेगा? नहीं अब्दुल्ला, मैंने जैसे बोला डायग्राम्स को लर्न नहीं करने की जरूरत, आपको बताया होगा या आपको इतनी हिंट दी भी होगी कि आपको पता चल जाए कि एंटी नोड नोड वाला केस है, नोड नोड वाला केस है, एंटी नोड वाला केस है, तो बताया होगा। ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू ड्रॉ योर वेव, और बस ये दिख रहा है कि पहली हार्मोनिक पूछ रहे हैं तो एंटी नोड से नोड, दूसरी हार्मोनिक एंटी नोड से सेकंड वाला नोड, तीसरी हार्मोनिक तो पहले एंटी नोड से फिर तीसरा वाला नोड तक जाएगी। तो कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, आई एम जस्ट डूइंग दिस ताकि एक फ्लुएंसी बन जाए, ताकि जब हम क्वेश्चंस देख रहे हो तो यू व्हाट you'll do, you basically just need this much। उसके बाद पूरी वेव बनाना, ठीक है जी, पूरी वेव बनाना वो आराम से बना लोगे, जब ये पता चलेगा बनानी कितनी है वो वेव बना लोगे। फिर उसके बाद लैम्डा लेंथ को भी आराम से रिलेट कर लोगे, क्योंकि ट्रांजिशंस का पता है सारा कहानी। जब लैम्डा और लेंथ को भी रिलेट कर लोगे तब आराम से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ एज बार बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये है द वर्किंग प्रोसीजर, वरना बेसिकली यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस क्या है, एंड दैट्स इट। अब आपको ये हो सकता है नोड नोड वाले केस, तो नोड नोड वाली वेव बनाओ, हो सकता है नोड एंटी नोड वाला केस है तो एंटी नोड नोड वाले के बीच बनाओ। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, क्वेश्चंस भी अभी करके दिखाऊंगा, कुछ केस स्टडीज भी पढ़ाऊंगा, तो वो सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। और जो मैंने आपको अभी इससे पहले जो दो क्वेश्चंस कराए, ठीक है जी, आई डिड 2 पास्ट क्वेश्चंस विद यू फॉर दी पहले वाली केसेस, तो वो देख रहे होगे उसमें आई डिड नॉट मेक यू लर्न एनी ऑफ द डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम को लर्न करे बगैर ही हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है जी, वी हैव डन दोस क्वेश्चंस विदाउट लर्निंग द डायग्राम्स। सही है ना? अच्छा, इसमें आप देख लेते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड हार्मोनिक, इसको हटा देते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड हार्मोनिक। सो थर्ड हार्मोनिक क्या होगी? थर्ड हार्मोनिक हमारी होगी कहाँ थी हमारी वेव, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से तीसरा एंटी नोड, एक नोड, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से तीसरा नोड, एक नोड दूसरा नोड तीसरा नोड, यानी वेव कितनी बनेगी? इतनी वेव बनेगी, इतनी वेव बनेगी पूरी। ठीक है जी, सो एंटी नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड, फिर एक नोड बनाना है बस। ठीक है, सो द थर्ड हार्मोनिक विल बी समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, not going to be able to make a very good diagram, but something like this। ठीक है जी, क्या था? it was this। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरी वेव एंटी नोड टू एंटी नोड, और फिर एक हमने क्वार्टर ऑफ बनाना था, तो पूरा ये बनाया और एक क्वार्टर ऑफ बनाया, हमने पूरी पूरी दिखा दिया था। ठीक है, अब ट्रांजिशंस गिन लेते हैं जरा। ट्रांजिशंस कैसे गिनेंगे? ये नोड है, ये नोड है एक्चुअली, और ये क्या आ रहा है अब? 1 ट्रांजिशन, 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन, 5 ट्रांजिशंस। सो बेसिकली दिस इज अ 5 लैम्डा अपॉन 4, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू अ लेंथ। सो लैम्डा क्या आ रहा है? लैम्डा आ रहा है 4l अपॉन 5, राइट? एंड देन यू कैन ऑल्सो वर्क आउट योर थर्ड हार्मोनिक। वो कैसे आएगी? वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? 4l अपॉन 5 है, so you are getting 5v upon 4l। this was the formula for your थर्ड हार्मोनिक। ठीक है जी, अब वर्किंग करने को आपको हो सकता है पूछे 10th हार्मोनिक का बना के दिखाओ, तो वेव बनाओगे, देखोगे कहां से कहां तक बनाना है, वो बना के देखोगे, ट्रांजिशंस गिनोगे, ट्रांजिशंस गिन के लेंथ के साथ रिलेट करोगे, जब वो कर लिया फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, तो वो वेलोसिटी दी भी होगी, लेंथ दी भी होगी, तो आराम से कर लोगे। ठीक है जी, अच्छा, देयर इज आल्सो जनरल फॉर्मूला ओवर हियर, जो इस वाली केस के लिए बहुत ही मुश्किल है देखना भी और करना भी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट आप लोगों के लिए। इसमें अगर आपको लैम्डा ढूंढना है फॉर द nth हार्मोनिक, ठीक है, अगर किसी बच्चे को याद करने में ज्यादा आसानी रह रही है तो उनके लिए भी लिख रहा हूं, दैट इज 4l अपॉन 2n-1, बट आई पर्सनली फील लाइक इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth हार्मोनिक इज बेसिकली 2n-1 v अपॉन 4l। ठीक है जी, अच्छा, ये बेसिकली 2n-1 कैसे आ रहा है? देखोगे पहली वाली क्या है? 4l अपॉन 1 आया, दूसरा वाला है 4l अपॉन 3, तीसरा वाला है 4l अपॉन 5। तो बेसिकली 4l है और नीचे ऑड नंबर चल रहा है, तो बेसिकली 2n-1 इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू एन ऑड नंबर, तो इसमें 0 डालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सॉरी, इसमें 1 डालोगे, पहली हार्मोनिक डालोगे 1 डालोगे तो 1 आएगा नीचे, दूसरे के लिए डालोगे 3 चाहिए तो नीचे नीचे 3 आएगा, तीसरे के लिए डालोगे 3 डालोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर्स का बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंसी भी आप लोग देख रहे होगे, पहले v थी, फिर 3v अपॉन 4l थी, फिर 5v, तो ऊपर अब ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर वाला ऊपर आ, ये है। ये आई डोंट फील लाइक यू नीड टू रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। कैसे वर्कआउट करोगे? बना के देखोगे, लेंथ और लैम्डा को रिलेट करोगे, और फिर अपने क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी, लेट्स सी इफ आई कैन डू वन क्वेश्चन विद यू गाइज, एंड
A hollow tube is used to investigate stationary waves. The tube is closed at one end and open at the other end. A loudspeaker connected to a signal generator is placed near the open end of the tube as shown in figure 6.1. लाउडस्पीकर है और जैसे हमने डिस्कस किया था एंटीनोड बनता है एट दी पॉइंट ऑफ द सोर्स. अगर वो ये नहीं भी बना के देते आपको पता होना चाहिए जहां से शुरू होती है वेव वहां पे एंटीनोड बनेगा, रिफ्लेक्ट जहां से करेगी वहां पे नोड बनेगा. ठीक है जी, उन्होंने आपकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने बना के दे दिया फिर की. ठीक है. द ट्यूब हैज लेंथ L. The frequency of the signal generator is adjusted so that a loudspeaker produces a progressive wave of 440 Hz. ठीक है, जो ये वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 440 Hz है. A stationary wave is formed in the tube. A representation of the stationary wave is shown in figure 6.1. A representation है ये. ठीक है जी. 2 points P and Q on the stationary wave are labeled. Describe in terms of energy transfer the difference between progressive waves and stationary waves. हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. Progressive wave transfer energy, stationary waves do not transfer energy. Explain how the stationary wave is formed in the tube. The wave travels forward, reflects, and then travels backwards. Since both of the waves have the same lambda, same frequency, and same velocity, they superpose and form a stationary wave. ठीक है जी. State the direction of the oscillations of an air particle at point P. तो एक पार्टिकल जो P पे है उसकी oscillations कैसी होंगी for this kind of stationary wave forming in it. How should this particle जो इधर होगा वो कैसे हिल रहा होगा? Up, down, left, right. Left, right. Why is that? Because this is a sound wave. Sound wave में particles vibrate parallel to the direction of motion. ये representation है. ठीक है, उन्होंने आपको खुद उधर भी confirm किया था कि आपको representation हमने बना के दी है, आपको अक्सर में बना के दिया. ठीक है जी. So P and Q you should be having left right motion. ठीक है, ये अक्सर बेशतर आ जाते सवाल, सो वैसे इसको दिमाग में रखिएगा कि आप जो है वो इधर मिस्टेक ना कर दो. आप ये पढ़ के आओ कि वेव कैसी है उसके हिसाब से आप लिख के आओ उसकी मोशन कैसी है उस पार्टिकल की. ठीक है जी. ऑन फिगर 6.1 लेबल विद द लेटर N द नोड्स ऑफ द स्टेशनरी वेव. नोड्स मार्क कर लेते हैं भाई. एक नोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक नोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अक्सर बच्चे जो है उधर मिस्टेक करेंगे कि ये वाला नोड मार्क करके आना भूल जाएंगे. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी नोड होता है, वो भी लाजमी करके आइएगा. ठीक है. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q ऑन द स्टेशनरी वेव. तो P एंड Q के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0 डिग्रीज. वेरी गुड. P एंड Q सेम लूप में है, सो द फेज डिफरेंस मस्ट बी 0 डिग्रीज. ठीक है जी. And then let's go on to over here. The speed of the sound in the tube is 330 meter per second. Calculate the wavelength of the sound wave. तो wavelength निकाल लेना है, कोई मसले की बात नहीं है. फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी, वेलोसिटी हमें दे दी है. लेट्स वर्क आउट दी वेवलेंथ. तो वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लैम्डा. वेलोसिटी 330 है, फ्रीक्वेंसी 440 है, लैम्डा निकाल लो. तो सो व्हाट्स द लैम्डा वर्किंग आउट टू बी? I believe it should be working out to be a 0.11 something, कुछ करके आ रहा हूँ. 0.11 नहीं आ रहा. It's 0.75, right? Is it 0.75? 330 divided by 440. 33 divided by 44, that is 0.75. तो 0.75 आ रहा है हमारे पास हमारी wavelength. And then the wave being formed is stationary. So why have they given us the frequency of a progressive wave? Well, you know, Alma, के क्या यू नो दैट जो आपकी प्रोग्रेसिव वेव हुआ करती थी उसका जो लैम्डा हुआ करता था, जो उसको प्रोग्रेसिव वेव जो बनाया कर रही थी उसको और स्टेशनरी वेव को, तो प्रोग्रेसिव वेव्स का लैम्डा था वही स्टेशनरी वेव का भी लैम्डा होता है. ठीक है. दूसरी बात ये, जो प्रोग्रेसिव वेव्स का टाइम पीरियड होना चाहिए था वो भी स्टेशनरी वेव का टाइम पीरियड होना चाहिए था. अब जाहिर बात है कि टाइम पीरियड जो है वो सेम है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी का, तो फ्रीक्वेंसी भी प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी की सेम होगी, राइट? So उन्होंने फ्रीक्वेंसी आपको प्रोग्रेसिव की दी है, but you have to assume that what this frequency is also for the stationary wave. ठीक है. So हमने बोल लिया. Then they are asking you the length L of the tube निकाल दें, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है, काफी आसानी से हो जाएगा. एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, चार ट्रांजिशन, पांच ट्रांजिशन, 5 transitions. So this is basically 5 into lambda upon 4. Let's work that out. So this is basically 5 upon 4 into 0.75. And what does this work out to be? This should be working out to be a 1 meter. 1 meter आ रहा है? नहीं, कुछ और आ रहा है. I don't know, मेरी आज मैथ इतनी ऑफ क्यों हुई है. 5 upon 4 into 0.75. It's working out to be 0.9375. 0.9375. Let's round that off to कितना?
टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर देते हैं, तो टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करने पे ये बन जाएगा 0.94। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये दो क्वेश्चन मैं बाद में जो है वो फिल अप कर दूंगा। सही जी, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? नो। ओके जी, लेट्स आल्सो डू दिस क्वेश्चन। फिर आई डोंट फील लाइक वील हैव अ लॉट ऑफ टाइम, फिर हम जो है वो कल देख लेंगे वो एक्सपेरिमेंट, और बस एक सवाल करने को रह जाएगा, फिर डायफ्लेक्शन करेंगे, खत्म हो जाएगा। चलिए, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट वाज दैट? It was के for two waves of the same nature meeting at a point, the resultant displacement is given by the sum of the individual displacements of the waves. ठीक है जी। तो this was the principle of superposition. Condition भी जरूर लिखेंगे और फिर principle भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखवाया हुआ आ गया। I'm not going to write and waste time over here. ये अच्छा सवाल है, ये मुझे आपके साथ करना है। अच्छा, a transmitter produces microwaves that travel in air towards a metal plate as shown in figure 4.1. माइक्रो ट्रांसमीटर है, वेव्स बनाएगा, ऑब्वियसली मेटल प्लेट की तरफ ट्रैवल करती है। बीच में हमने माइक्रोवेव रिसीवर रखा। द माइक्रोवेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.040 मीटर्स। अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द प्लेट। स्टेशनरी वेव बनती है ट्रांसमीटर और प्लेट के बीच में, इन्होंने बता दिया। सो कैन यू टेल अस द फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट? मेटल प्लेट क्यों रखी है यहाँ पे? रिफ्लेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली इट इज एक्टिंग एज द रिफ्लेक्टर, राइट? It is acting as a reflector. Very good. So it is acting as a reflector. अच्छा, फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज ऑफ द माइक्रोवेव्स। वेवलेंथ दी हुई है, हमें वेलोसिटी पता होती है माइक्रोवेव्स की, वो क्या होती है? 3 × 10⁸ होती है। सो वील जस्ट यूज दैट, 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। लैम्डा जो है वो 0.040 आ रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कमिंग आउट टू बी? 3 × 10⁸ divided by 0.040, and that is 75000. So I'm just going to write this again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 7.5 into 10⁹ 7.5 into 10⁹. दो आंसर्स हमारे पास आए हैं। Alma, how do you put exponent on that? That's pretty. अच्छा, so this will be in gigahertz. This will be 7.5 gigahertz. ठीक है जी। अच्छा जी। Now, a microwave receiver is initially placed at position X, where it detects an intensity minimum. The receiver is then slowly moved away from X directly towards the plate. Determine the shortest distance from X of the receiver when it detects another intensity minimum. अच्छा, आपको ये बोल रहे हैं कि जो पोजीशन X थी, इस स्पेस माइक्रोवेव रिसीवर को इंटेंसिटी का मिनिमम मिलता है। इट रिसीव्स अ मिनिमम। आपसे ये पूछ रहे हैं कि X जो हम इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस गुजर जाने के बाद हमें वैसा ही मिनिमम मिलेगा? सो व्हाट शैल बी द वर्किंग फॉर दिस? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस इंटेंसिटी मिनिमम का क्या मतलब है? व्हाट डू दे मीन बाय एन इंटेंसिटी मिनिमम? हाउ वुड यू बी गेटिंग एन इंटेंसिटी मिनिमम? माइक्रोवेव्स तो इमिट हो रही है, रिफ्लेक्टर के स्टेशनरी वेव बन रही है, इंटेंसिटी मिनिमम क्यों आ रहा है इधर at the microwave receiver at position X when two amplitudes cancel each other? तो अब्दुल्ला, वो स्टेशनरी वेव्स में ऐसा क्या, ऐसा उस पॉइंट का एक नाम था जहां पे सब पूरा कैंसिलेशन हो रही है हर वक्त, एट ऑल टाइम्स? तो क्या पॉइंट है स्टेशनरी वेव में, क्या कहलाता है वो पॉइंट? दैट इज कॉल्ड अ नोड। अ नोड वाज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली एक्स पे अभी क्या बन रहा है? एक्स पे हमारे पास अभी नोड बन रहा है। ठीक है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं भाई, हम इस को अब एक्स से आगे लेके जाना शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट इंटेंसिटी मिनिमम कब मिलेगा, यानी नेक्स्ट आपको कंसेक्यूटिव नोड कब मिलेगा? when will we be getting our next consecutive node? Now आपको क्या याद रखना था? आपको याद रखना था कि between two nodes the distance is, what's the distance between two nodes? It was half lambda. तो अगर आपको ये पता है कि लैम्डा की वैल्यू 0.04 है, सो हाफ ऑफ दैट लैम्डा यानी 0.020 पे यू शैल बी गेटिंग योर नेक्स्ट नोड। ठीक है, अच्छा,
Determine the number of intensity maxima that are detected by the receiver as it moves from x to a position that is 9.1 centimeter away from x. अच्छा, आपको ये बोल रहे हैं कि अब हम इसको करते हैं, तो चलाते जाते हम इसको उठा के ले गए हैं 9.1 सेंटीमीटर दूर x से, ठीक है जी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने इंटेंसिटी मिनिमम्स में से पास थ्रू करेगा, हाउ मेनी इंटेंसिटी मिनिमम्स विल इट पास थ्रू। सो does anyone have any idea how many intensity minimums should be I be passing through? इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल फॉर माई कन्वीनियंस मिनिमम, अच्छा मैक्सिमा लिखा हुआ है, ठीक है मैक्सिमा लिखा हुआ है, सॉरी। डिटरमिन द नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा, एंटी नोड्स निकालना है। मैक्सिमा का मतलब क्या होगा, एंटी नोड हो गया, ठीक है। अच्छा, सो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वेव। वो वेव, स्टेशनरी वेव जो बन रही है वो कैसी बन रही है, ताकि 9.1 सेंटीमीटर थोड़ा सा अंदाज लगा के ना क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ एट पोजीशन एक्स। पोजीशन एक्स पे शुरू करते हैं और आपकी स्टेशनरी वेव विल बी समथिंग लाइक दिस, ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसी कुछ होगी आपकी स्टेशनरी वेव at one instant in time, ठीक है। Our stationary wave is something like this, ठीक है जी। Let's draw it something like this। अच्छा, now हमने भी क्या देखा, हमने भी देखा कि दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस था वो था 0.020 मीटर्स, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर्स में देखोगे तो दिस वर्क्स आउट टू बी अ 2 सेंटीमीटर्स, राइट। 1 2 10 to the power -2 जाएगा, सो दिस बेसिकली अ 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बेसिकली x अगर यहां पे है, ये नोड का पॉइंट था, इफ दिस वाज x और ये नोड का पॉइंट था, ठीक है जी। इफ दिस वाज नोड का पॉइंट, तो नेक्स्ट नोड का पॉइंट कहां पे आ रहा है, नेक्स्ट नोड का पॉइंट 2 सेंटीमीटर बाद आ रहा है, ठीक है जी। दिस इज, अब अगर ये 0 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर आया, उसके बाद नेक्स्ट वाला नोड कहां आएगा, वो 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद नेक्स्ट वाला 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे रुक रहा हूं क्योंकि मुझे 9.1 तक पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा, नाउ एक्स से शुरू कर रहे हैं और चल रहे हैं आगे, तो ये कुछ केस बन रहा है। ऑब्वियसली एंटी नोड्स कहां पे आ रहे हैं आपके पास, ये एंटी नोड आया, ये दोनों नोड्स के बीच में होगा डायरेक्टली, तो 0 और 2 के बीच में, यानी ये 1 पे आ रहा है। ये एक एंटी नोड होगा, ये 2 और 4 के बीच में, यानी 3 पे आ रहा है। ये एक एंटी नोड होगा, यानी ये 5 पे आ रहा है। ये एक एंटी नोड होगा, यानी ये 7 पे आ रहा है। ये एक एंटी नोड होगा, यानी ये 9 पे आ रहा है, राइट। सो अब जरा गिन लेते हैं अपने सारे इंटेंसिटी मैक्सिमा यानी नोड, एंटी नोड्स। सो 1 2 3 4 5 और 9.1 तकरीबन कुछ यहां तक आ रहा होगा, तो ये फिफ्थ वाला गिनेंगे साथ। सो बेसिकली एक्स से जब हम 9.1 सेंटीमीटर यानी तकरीबन यहां तक जा रहे हैं 9.1 सेंटीमीटर तक, तब आई एनकाउंटर 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड, 4 एंटी नोड एंड 5 एंटी नोड, यानी मेरे पास जो है वो अपने एंटी नोड्स आ गए 5, ठीक है। सबको समझ में आया। इफ 9 सेंटीमीटर होता देन वुड बी काउंट द फिफ्थ वन, हाँ ना मेरा बच्चा, देखो जो एंटी नोड आ रहा है वो आ रहा है 9 पे ना, तो 9.1 तो उसके बाद पड़ेगा ना, 9.1 उसके बाद पड़ रहा है, तो 9 वाला तो गिनना पड़ेगा ना। अगर लिखा होता है कि नहीं आप जाते हो 8.9 तक, तो फिर नहीं, आप ये वाला नहीं गिन सकते क्योंकि आप 9 पे आ रहा है आपका एग्जैक्ट एंटी नोड, तो 8.9 तक जा रहे हो तो फिर ये वाला नहीं गिनते आप, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, 9.1 तक जा रहे हो तो ये वाला भी गिनना पड़ेगा। क्वेश्चन सेड 9 सेंटीमीटर, हाँ तब भी गिनते, अगर आप 9 सेंटीमीटर तक जा रहे होते तब भी गिनते, क्योंकि एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर भी एक एंटी नोड आ रहा है, सही है।